मेरा जो फेवरेट एक्शन स्टार है वो अजय देवगन है। तो उसने अपना पहला स्प्लिट किया था फूलों कांटे में, तो वहीं पे मैं फ्लैट हो गई थी। लोग आके मुझसे बात करते हैं, निहारिका मुझे आज ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। अक्षय कुमार हमारे से थोड़े से ज़्यादा सीनियर हैं, तो एक रिस्पेक्ट रहती है। विदित के साथ इट वाज मोर फ्रेंडली। मेरी राय ये है कि डायरेक्टर को उठाओ, स्क्रिप्ट राइटर को उठाओ, 2 यंग लोगों को लो और 2 यंग लोगों को चलाओ, ये मेरी राय है। अगर किसी को एक्टर बनना है मान लीजिए, और उनको एक्टिंग के काम नहीं मिल रहे फॉर एग्जाम्पल, तो देखो ना अपने अंदर आपके पास और क्या गुण है। मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी में एक्टिंग का कीड़ा नहीं है, बस कुछ लोग उस कीड़े को प्रोफेशन बना देते हैं। नमस्ते दर्शकों, मैं निहारिका रायज़ादा, आप बॉलीवुड नाउ देखते रहिए। हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। आज हमारे स्टूडियो में आ गई है बहुत ही खास मेहमान निहारिका रायज़ादा। सो चलिए सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं। हेलो निहारिका, हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू अंबिका? आई एम वेरी फाइन। और फर्स्टली तो ये जो साड़ी पहनकर आए हो आप, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। साड़ी ही पहनकर आना, ये कैसे दिमाग में आया सबसे पहले? मैं अभी अपने फिल्म की थीम को फॉलो कर रही हूँ, तो मेरी फिल्म में भी मैंने साड़ी ही पहनी है और हमेशा साड़ी पहनी है। तो मैंने सोचा इस बार प्रमोशंस में मैं साड़ी ही पहनूंगी, तो हर प्रमोशन में मैंने साड़ी पहनी है। ओके, प्रमोशन के अलावा अगर आपको साड़ी पहनने को कहा जाए तो कितना कंफर्टेबल रहते हो आप? मैं सच बोलूँ तो कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए इतना, क्योंकि साड़ी में पहनना एक अदा है और एक आपको आनी चाहिए वो जो चार्म है, लेकिन मुश्किल है। मैं तो बहुत सलूट करती हूँ लेडीज़ को जो पूरा मतलब वॉशरूम, खाना, घर का सामान, बच्चे सब पालते हैं साड़ी में, बिकॉज मुझे तो बहुत मुश्किल लगता है साड़ी पहनना और आदत नहीं है। पता है हम लोगों को बचपन से, हम लोगों को जीन और टी शर्ट में ही आदत है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ और मुझे पहननी भी नहीं आती खुद से, तो ये भी एक मुश्किल बात है। जब भी साड़ी पहननी होती है तो मुझे किसी को बुलाना पड़ता है। ओके, सो मतलब अभी तक थोड़ा भी आपको खुद से साड़ी पहनना नहीं आया है? कर लूँगी, बट इस तरीके का फिट नहीं कर पाऊँगी अपने आप पे। मैं कोशिश कर सकती हूँ। ओके। सो इसी के साथ ही बात करेंगे आपकी फ़िल्म की। IB 71 भी आ रही है, बट इससे पहले भी आपने मसान किया है, लोनली बेबी, सूर्यवंशी से आपको एक अलग ही आपके करियर ग्राफ में एक ऊंचाई देखने को मिली। बिल्कुल। सो अभी IB 71, सो क्या कुछ कैसे तैयारियां की आपने और कितने चेंजेस देखे आपने खुद में? जब मैंने साइन की है फिल्म को, तो मुझे पता था विद्युत जामवाल की फिल्म है जी। तो मैंने बहुत सारा एक्शन की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। मैंने सोचा मैं बहुत सारा एक्शन करूँगी, तो हम लोगों ने MMA किया, फिर मैं कराटे सीखी हुई हूँ तो कराटे की ट्रेनिंग ली, जिम जाती थी, तो फुल एक्शन तैयारी की। फिर मुझे पता चला कि मेरा रोल जो सब लोग अभी देखेंगे, तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट रोल था, इन द सेंस कि उसमें एक्शन कम, दिमाग का एक्शन ज़्यादा चलता है और हाथापाई कम चलती है। तो फिर भी उस समय मेरी एक्शन की ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सूर्यवंशी के लिए भी एक्शन की ट्रेनिंग ली थी, लेकिन उस समय जो है ना, हम लोगों को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ऑफिसर्स कहा गया था बनने के लिए। तो वो ना थोड़े बल्की होते हैं, थोड़े से मतलब टफ लुकिंग कॉप्स होते हैं, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा वेट भी पुट ऑन किया था और मैं लग रही थी एक एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की जो मतलब एक लेडी ऑफिसर होती है। तो इसमें हम लोगों ने थोड़ा सा अलग ही रूप मेरा देखा है और आई एम अ बिट मोर फेमिनिन। इसमें मुझे ऐसा लगा कि जो मेरा लेडी कैरेक्टर है वो थोड़ा ज़्यादा दर्शाया गया। और मैंने क्या ट्रेनिंग की इस फिल्म के लिए, बस मैंने फिर बाकी जो हम लोगों के वर्कशॉप्स हुए थे और डायरेक्टर के साथ जितनी भी हमारी बातचीत हुई, बस उसी की ट्रेनिंग ली। बट आप मेडिकल साइंटिस्ट भी हैं, राइट? सो ये एक्टिंग का कीड़ा कहाँ से आया आपके दिमाग में? मुझे लगता है सबको एक्टिंग का कीड़ा है, जो अब आपको सब दिखता है इंस्टाग्राम पे। मतलब आप इंस्टाग्राम खोलो तो आपको एक्टर ही एक्टर भरपूर मिलते रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि किसी में एक्टिंग का कीड़ा नहीं है, बस कुछ लोग उस कीड़े को प्रोफेशन बना देते हैं और कुछ लोग उसको अपने कमरे तक ही रखते हैं। इट्स लाइक दैट, दिस इज़ माई ट्रू बिलीफ। हाँ, मुझे लगता है सब एक्टर्स हैं। और ये जो शेक्सपियर ने बोला था ना कि दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स इन इट, ये बिल्कुल सही कहा था। और उसका पूरा जो मीनिंग है ना, वो मुझे आज की दुनिया में दिखता है। तो मैं भी उनमें से एक हूँ, ऐसी कोई अलग बात नहीं है। हाँ, मुझे डांस और म्यूज़िक और परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत पसंद है, लेकिन मैं ना पढ़ाई उसकी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं घर में ही इतनी नौटंकी करती थी कि मैंने कहा थोड़ा बहुत पढ़ाई में ना सीरियस मैटर ले लेते, जो मुझे दिल को प्रिय था। मतलब मुझे कार्डियोलॉजी, एक्चुअली मेरे घर में ना काफ़ी लोगों को कार्डियक प्रॉब्लम्स हुई थी, तो मुझे हमेशा लगता था कि यार ये क्या है,
ये लोग बीमार क्यों होते हैं, हार्ट अटैक्स क्यों होते हैं, ये ज़रा जानकारी हम लोगों को लेनी चाहिए कि एक्चुअली होता क्या है, थोड़ा डीप जाना चाहिए इसमें। तो इसलिए मैंने एक मेडिकल प्रोफेशन में अपनी पढ़ाई की, लेकिन साथ साथ में मैंने कभी भी अपना नृत्य, संगीत या परफॉर्मिंग आर्ट्स नहीं छोड़ा। मैं शायद 4.5 साल की थी जब मैंने अपने पहले भरतनाट्यम क्लास ली विदेश में, और तब से लेके आज तक मैं डांस ही कर रही हूँ, म्यूज़िक में भी हूँ और एक्टिंग में तो खैर आ ही गई हूँ अब। तो ऐसा नहीं मैं कह सकती कि मतलब 2 अलग अलग प्रोफेशंस हैं, मेरे लिए वो एक ही हैं। मैं अपने दिमाग से अपना मेडिकल साइंटिस्ट हूँ और आई थिंक अपने पूरे होल बीइंग से मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तब तो बहुत इजी होता होगा ना आपको, अगर सेट पे कभी एक्शन करते हुए लग जाए, खुद से ही अपना मलहम पट्टी सब कर लो। मैं अपना तो कर ही लेती हूँ, लेकिन बाकियों का ज़्यादा करती हूँ। आपको पता नहीं है ना, बीच बीच में हम लोगों को कितना टाइम मिलता है सेट पे, तो लोग आके मुझसे बात करते हैं, निहारिका मुझे आज ये प्रॉब्लम है, मुझे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है। कुछ लोग आते हैं और मेरे से सिर्फ बात करने के लिए बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन कुछ जेन्युइन भी होते हैं। वो लोग सच में आके मुझसे कहते हैं, पता है मुझे डायबिटीज़ है, तुम मुझे कुछ इलाज बताओ, या मुझे हार्ट के कुछ रोग है, मुझे कुछ बताओ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सेट पे ना एक मुंह बोली डॉक्टर रहती हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड आई लव इट। और मैं चाहती हूँ कि मुझे वो टैग मिल जाए कि ये बॉलीवुड की ना छुपी रुस्तम वाली मेडिकल डॉक्टर है, जो सेट पे ना सबका इलाज करती रहती है छुपे छुपे और किसी को बताती नहीं। तो कई बार तो कंफ्यूज भी हो जाते होगे आप कि भाई मैं एक्ट्रेस हूँ या फिर मैं डॉक्टर हूँ। तो नहीं, ऑन द सेट तो मैं अपने प्रोफेशन को बहुत सीरियसली लेती हूँ और एक्शन के टाइम पे मैं एक एक्टर ही हूँ। लेकिन हाँ, बिहाइंड द सेट्स जैसे मैं आपको कह रही हूँ, मैं नर्स भी बन जाती हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट भी बन जाती हूँ और मेडिकल एक थेरेपिस्ट भी बन जाती हूँ। ओके तो आई एम श्योर कि आपने जब आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आप ओटी वगैरह का भी दौर ज़रूर किया होगा आपने। हाँ, क्योंकि हम लोग कार्डियोलॉजी में हम लोगों का इंटर्नशिप रहा है ऑपरेटिंग थिएटर के अंदर। तो मैंने एक्चुअली शरीर के अंदर देखा हुआ है, हार्ट देखा हुआ है, लिवर, लंग सब देखा हुआ है मैंने। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि जितनी रंगीन आपकी बाहर की दुनिया है, उतनी ज़्यादा रंगीन अंदर के शरीर में है। तो इट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो जैसे कि आपने एक्शन मूवी में सूर्यवंशी में भी आपने एक्शन किया था, प्लस IB71 में भी किया है। हाँ जी। उसमें भी आपको एक्शन स्टार मिले थे, इसमें भी, उसमें अक्षय कुमार थे और इसमें विद्युत है जी। सो आपको किस एक्शन स्टार के साथ ज़्यादा काम करके मज़ा आया? मुझे सारे एक्शन स्टार्स के साथ काम करने में मज़ा आता है। अक्षय कुमार हमारे से थोड़े से ज़्यादा सीनियर हैं, तो विद्युत हमारे उम्र के हिसाब से है, तो उसमें ना बहुत मज़ा आता है बिकॉज़ वो आपके एज ग्रुप के होते हैं, तो आप ज़्यादा मस्ती कर सकते हो, बातचीत भी ज़्यादा है, फन और मस्ती ज़्यादा रहती है सेट पे। अक्षय कुमार के साथ भी काफ़ी, वो आई मस्ट से वो भी काफ़ी मस्तीखोर है, लेकिन फिर भी एक सीनियरिटी है, तो एक रिस्पेक्ट रहती है। विद्युत के साथ इट वाज मच मोर फ्रेंडली, बस यही डिफरेंस रहा है। और मैं चाहती हूँ कि मैं सारे हिंदुस्तान के एक्शन स्टार्स के साथ काम करूँ, तो मेरा जो फेवरेट एक्शन स्टार है वो अजय देवगन है। एंड क्योंकि जब उसने अपना पहला स्प्लिट किया था फूलों कांटे में, तो वहीं पे मैं फ्लैट हो गई थी। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके साथ भी प्रॉपर एक एक्शन फिल्म करूँ। आपको ज़रूर मिल जाए उनके साथ भी काम करने का मौका, और मुझे पता है आप भी एक्शन करने में कुछ कमी नहीं करने वाले, बिकॉज आपके एक्शंस देख लिए हमने ऑलरेडी। सो बात करेंगे IB71 की, तो इसमें एक्शंस वगैरह करने के लिए भी, बिकॉज सामने विद्युत जैसा अपने में ही मंजा हुआ एक स्टार है वो एक्शन के लिए, सो खुद को आपने मेंटली और फिजिकली भी तैयार करना पड़ता है। सो क्या कुछ प्रोसेस था आपका वो? तो इंसान जब विद्युत जामवाल जैसे बहुत ही मंजा हुआ कलाकार, वो कालरी पत्तू का एक बहुत ही मंजा हुआ आर्टिस्ट है, और शायद उसका बैकबोन ही यही है, मतलब उसकी आर्टिस्ट्री वहीं से आती है। वो केरला में जो वर्कशॉप्स कर चुका है, या उसकी माँ ने उसको जो देन दी है, इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। तो हम लोग सबसे पहले तो उसको मास्टर मानते हैं, तो सबसे पहले तो मैं तो मस्तक ऐसे झुकाती हूँ उसके सामने, बिकॉज ही इज़ अ मास्टर इन दैट। फिर मैं ग्रहण करती हूँ जो भी वो मुझे सिखा सकता है। लाइक आई थिंक इट्स अबाउट पेशेंस, इट्स अबाउट मेंटल रेजिलियंस, इट्स अबाउट फिजिकल एबिलिटी टू अडैप्ट, दैट ऑल दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन एक्शन। हम लोगों को वर्कशॉप्स करवाए गए,
हम लोग एक फ्रेंच एक्शन डायरेक्टर से मिले, जो बहुत मुझे मज़ा आया, क्योंकि आप जानते नहीं हो, सेट पे बाकी सब हिंदी में बात कर रहे थे और सर हमारे तेलुगु डायरेक्टर है तो वो तेलुगु में बात कर रहे थे और मैं अपना लगी हुई थी एक्शन डायरेक्टर के साथ फ्रेंच में बातें करते हुए। तो हमारे सर आते थे सेट पे, बोलते तुझे पता है ना ये हिंदी पिक्चर है? मैंने कहा हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे बात करने तो बहुत अरसा हो गया है कि मैंने फ्रेंच नहीं बोली है। तो ये एक्शन डायरेक्टर बहुत कमाल के थे, तो उन्होंने हमें मेन सब कुछ सिखाया और विद्युत आके सब पॉलिशिंग कर देते थे। उन्होंने भी एक्शन किया है, उन्होंने साथ में कोरियोग्राफी की है उनके साथ। तो आप सोच लीजिए कि वो कितने प्रोफिशिएंट है, कितने प्रोफेशनल है कि उन्होंने साथ में इस फिल्म में उन्होंने भी अपनी एक्शन कोरियोग्राफी की है। सो ब्रिलियंट जी। तो आपकी अगर बात करेंगे तो आपको किस टाइप के रोल्स पसंद है? अब मैं चाहती हूँ कि मैं एक सीधा साधा लव स्टोरी कर सकूँ, मुझे कोई एक्शन से कुछ लेना देना नहीं है, या फिर मैं एक सुपर्ब कॉमेडी करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिसके पास अच्छी कॉमिक टाइमिंग होती है वो फिर अगर हिंदुस्तान को हंसा सकता है और दुनिया को हंसा सकता है तो फिर वो क्या कहने उसके, मतलब इट विल बी अमेजिंग। तो या तो मैं एक बढ़िया सी कॉमेडी फिल्म करना चाहती हूँ, या मैं एक बहुत ही खूबसूरत जिसमें कम से कम 10 गाने हों वैसी लव स्टोरी करना चाहती हूँ, ताकि मुझे जो मैं अपने बॉलीवुड ड्रीम में चाहती हूँ एज एन आर्टिस्ट वो मुझे मिल जाए। पिछले कई सालों से आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, हाँ जी। बदलाव कितने देखे आपने? क्योंकि बहुत सारे जेनर की भी मूवी कर लिया है आपने, कितना बदलाव देख लिया आपने अब तक? मैं ज़रूर कहूँगी कि मी टू के हादसे के बाद इंडस्ट्री में एक किस्म की सफाई आई है, और मैं ये भी देखती हूँ पुराने ज़माने के हिसाब से कि अब जो है हर इंसान आता है इस फिल्म इंडस्ट्री में, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, सब किस्म के लोग आपको फिल्म इंडस्ट्री में मिलेंगे, जो पहले नहीं था। और पहले ज़माने में फाइनेंसेस अलग अलग थे, अब स्टूडियो सेटअप हो गया है, तो अब बहुत ही अलग एक कॉन्टेक्स्ट मिल गया है फिल्म इंडस्ट्री को। बस यही 2-3 चीज़ें हैं जो बदली हैं, जो अच्छे के लिए ही बदली हैं। आज भी मैं यही कहूँगी कि आप लोगों को, जो इंडस्ट्री वाले हैं, ख़ास जो कोर है, जो आगे मौका दे सकते हैं लोगों को, उनको ना और आर्टिस्ट लोगों को मौके देने चाहिए। क्योंकि जो जिस तरीके से वो लोग अपने बच्चों को आगे कर रहे हैं, बाहर वाले बच्चों को भी उनको उतना ही मौका देना चाहिए। और सच में मुझे ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री को अगर आपको अभी भी कायम रखना है तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस यंग पीपल इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। मैं बहुत मानती हूँ इन सब लोगों को जो अब 30 साल या 3 डेकेड्स अपना बिता चुके हैं, लेकिन इट इज़ टाइम टू इनवाइट एटलीस्ट 50 न्यू यंगस्टर्स। देखो, मैं और आप हैं, हम लोग यंग हैं, मैं देखना चाहती हूँ अब एक नाइस हॉट यंग हैंडसम मैन, and I am sure a man would also want to see a nice young hot girl. तो I feel it is important कि हम उन लोगों को मौका दें। Like I think it is about time. Yes. तो अभी आपने मीटू का भी जिक्र किया था जी। सो कभी आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आया जिसके वजह से आपने सोचा कि हाँ मुझे इस इंडस्ट्री से हट जाना चाहिए? अनकंफर्टेबल किया कभी आप, किसी ने आपको? मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और मैं इस इंडस्ट्री से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं इस इंडस्ट्री के ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। मैं एक बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे लगता है शायद लोग डरते हैं मुझे उस नज़र से देखने के लिए, लाइक थैंक गॉड फॉर दैट। लेकिन जो लोग एक उस बैकग्राउंड से नहीं आते या फिर इतने पढ़े लिखे नहीं होते, उनका मैं गारंटी नहीं ले सकती कि वो कौन से रास्ते पे चल सकते हैं। बट मैं जिस बैकग्राउंड से आती हूँ, और क्योंकि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं अपने आप को बचा पाई हूँ, ये मैं सच बोल रही हूँ आपको, बाकियों का मैं नहीं कह सकती। लेकिन इंडस्ट्री में देयर इज़ गुड, बैड एंड अगली। आपको बस संभालना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आप यहाँ क्यों हैं। मैं सिनेमा से और इंडियन सिनेमा से बहुत प्यार करती हूँ, तो मुझे सब अपना लगता है, सब लोग भी मुझे अपने लगते हैं और मैं प्यार देती हूँ। दैट्स द रूल ऑफ माय जर्नी कि देखो, प्यार दो और हम्बल रहो, आपको भरपूर मिलेगा। ओके, सो इसी के साथ ही अगर बात करेंगे रिजेक्शन की, तो रिजेक्शन तो हर एक इंसान के लाइफ का पार्ट होता है। वो हमारी लाइफ में जैसे आप लोग स्टार्स हो, आपकी लाइफ में मतलब ये रिजेक्शन आना तो मतलब जाहिर सी बात है। सो आपको कभी ऐसा कोई रिजेक्शन मिला जिसकी वजह से आपको काफ़ी तकलीफ़ हुई हो और उस चीज़ से निकलने के लिए आपको काफ़ी टाइम लगा हो? मुझे रिजेक्शन तो शायद दिन में 3 बार मिलते हैं।
तो रिजेक्शन से तो मैं आदी हो गई हूँ, लेकिन हाँ उसको काउंटरैक्ट करने में मेहनत लगती है और हाँ मन दुखी होता है क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं इतनी अपने आप को मैं काबिल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ अपने आप पे, तो मुझे वो मुकाम क्यों नहीं हासिल हो रहा। हर इंसान जो चाहता है ना वो ग्रो करना चाहता है। अभी आपने जैसे कहा मैंने मसान से अगर शुरू किया या डामाडोल से शुरू किया, बेबी तक आई, टोटल धमाल किया, अब सूर्यवंशी की, अब IB71 किया, मैं चाहती हूँ अब अगला मैंने आपको बोला मुझे एक लव स्टोरी करनी है, यानी कि मैं पूरी की पूरी फिल्म अपने शोल्डर्स पे कैरी करना चाहती हूँ। अब मैं जाऊँगी तो आई होप कि मुझे वो मिल जाए, नहीं तो अगर मैं रिजेक्ट हो गई तो ऑब्वियसली दुख होता है उस चीज़ को लेके। लेकिन आपको अगर इंडस्ट्री में टिकना है तो रिजेक्शन सामने से लेकर वापस अपना मुक्का मारना है, एंड यू हैव टू राइज एंड यू हैव टू फाइट बैक, यू हैव टू फाइट बैक, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे टू सक्सीड। इंडिया जैसे देश में आप एक फ़िल्म इंडस्ट्री में, एक छोटी सी फिल्म इंडस्ट्री है हमारी, एक टॉप लेवल पे पहुंचने के लिए आप सोच लीजिए कितना कंपटीशन है। लेकिन अगर आप में दम है, आप में आत्मविश्वास है, तो आप बिल्कुल उसको हासिल कर सकते हो। एंड वही उसी मंत्र पे हम चल रहे हैं। अब कहाँ तक पहुँचते हैं वो तो भगवान मालिक है। हमने आपको देखा है कि आप स्क्रिप्ट भी जब चूज़ करते हो तो बहुत ही आपका स्क्रिप्ट चूज़ करने का जो नज़रिया होता है बहुत अलग होता है। सो मतलब आप स्क्रिप्ट चूज़ करने से पहले क्या कुछ आपके दिमाग में रहता है कि हाँ मुझे ऐसा ही रहना है? पता है अंबिका, मैं भी पता है सोच रही हूँ इस बारे में कि मतलब स्क्रिप्ट्स ने मुझे चुना है या मैंने स्क्रिप्ट्स को चुना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी है कि मुझे सूर्यवंशी, टोटल धमाल और IB71 मिली, जो तीनों इत्तेफाक से रिलायंस की पिक्चरें हैं और अब बाकी दो तो 100 करोड़ से ऊपर पहुंच गई हैं। तो मेरा पता है दिल क्या कहता है कि ये भी 100 करोड़ क्रॉस कर जाए। लेकिन क्या मैंने इनको चुना? मुझे लगता है मुझे ये मिली हैं। इन बाकी सब रिजेक्ट हो गई मेरी फिल्में, ये मुझे मिली हैं, लेकिन ये ना एक ही किस्म की फिल्में में मुझे डाल चुके हैं। मतलब नाइस मल्टी स्टारर बिग प्रोजेक्ट्स, एंड IB71 तो खैर बहुत ही इंटेलिजेंट फिल्म है। तो मैं चूज़ करती हूँ डेफिनेटली, लेकिन अभी मुझे इतना भी ऑफ़र नहीं आता कि मैं उसमें से चूज़ कर सकूँ। लेकिन हाँ, मैं अगर चूज़ करती तो यही करती। तो इट्स लाइक अ चिकन एंड एग सिचुएशन। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पहले आया, कौन सा मैंने चुना, क्योंकि सूर्यवंशी मुझे मिली, IB71 मुझे मिली और मैंने उनको हाँ कह दी क्योंकि मुझे काम भी करना था और मुझे सेटअप सही लगा और कहानी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जैसे, और मैं कैरेक्टर्स प्ले करना चाहती हूँ। ये जो ग्लैमर गर्ल का जो एक टैग लगा हुआ है एक हीरोइन को, वो मुझे ब्रेक करना है। मुझे डॉक्टर, लॉयर, रॉ एजेंट, पुलिस ऑफिसर, ये सब खेलना है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इनका भी वजूद फिल्मों में उठे और फिर वही हीरोइन बन जाए। यू अंडरस्टैंड? सिर्फ एक ब्यूटीफुल, ग्लैमरस और हॉट लड़की बनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दैट इज़ द वे आई चूज़ माई फिल्म्स। मैं सोचती हूँ कि यार मुझे एक कैरेक्टर करना है, उस कैरेक्टराइजेशन पे मैं काम कर सकूँ, हम लोग रिसर्च कर सकें, ऐसे। ओके, सो हर मूवीज़ करने के बाद आपके अंदर क्या इम्प्रूवमेंट होती है? लाइक मसान भी किया था आपने, उसके बाद भी कई बीच में मूवीज़ की, फिर सूर्यवंशी की आपने। वो सूर्यवंशी से तो आपका, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया इसका, कि आपका करियर ग्राफ काफ़ी ऊपर हुआ। सो क्या इम्प्रूवमेंट होती है खुद के अंदर, आप क्या देखते हो? जैसे फिल्मों में ना जादू होता है, हर फिल्म अपना एक जादू लेके आता है, क्योंकि डायरेक्टर ऐसा माहौल क्रिएट करता है, फिर आप उसी रंग रूप में आप ढल जाते हैं। जैसे मसान के टाइम पे नीरज गवान जो है ना हमें बनारस लेके गए, तो हम बनारस के रूप रंग में ढल गए, तो वो यूपी का जो फ्लेवर है। फिर हमने अलोन किया, अलोन बहुत ही मॉडर्न कंटेम्प्रेरी था, उसमें बिपाशा और करण थे, भूषण पटेल डायरेक्टर थे, वो भी हम कंटेम्प्रेरी मॉडर्न सेटिंग जैसे में ढल गए। फिर उसके बाद जब मैंने सूर्यवंशी की तो दैट इज़ लार्जर देन लाइफ, रोहित शेट्टी फिल्म, तो उसमें ना आपको 200-300 आपका सेटअप है लोगों का, एंड इट्स जस्ट इनसेन। मतलब वो कैसे, वो एक गाड़ी उड़ाने के लिए मतलब 4 दिन लगते हैं, एंड वो कैसे उड़ाते हैं उस कार को, और उनका सारा फोकस ही वहीं पे है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है वहाँ पे। फिर आपको यू फील लाइक वाओ, यू आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड या क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। एक्चुअली वो किंग ऑफ द वर्ल्ड पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट इस बार देखो सिंघम में वो कुछ और भी कर लें। एंड देन यू कम टू एंड देन यू कम टू संकल्प रेड्डी। संकल्प रेड्डी बहुत ही स्वीट नेचर्ड, शाय
और बहुत ही हम्बल डायरेक्टर है और एक कंप्यूटर इंजीनियर है जो कोडिंग में बिलीव करते हैं और अपनी फिल्मों को भी वो वैसे ही बनाते हैं, बिल्कुल कोडिंग की तरह। आप समझ लीजिए जितने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आपने देखे होंगे उसमें कितना दिमाग लगता है उनको बनाने में, वैसे ही संकल्प रेड्डी अपनी पिक्चरें बनाता है। तो जब भी मैं मेरे डायरेक्टर के हिसाब से चलती हूँ, आई एम ए डायरेक्टर्स एक्टर, जैसा डायरेक्टर का मूड वैसा निहारिका का मूड। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे साथ। जब भी मुझे एक अच्छा डायरेक्टर मिलता है मैं उनके हिसाब से सीख लेती हूँ और फिर वही चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में अपना लेती हूँ। लेकिन जैसे ही अगली फिल्म आती है फिर मैं किसी और की बन जाती हूँ और किसी और उस माहौल में ढल जाती हूँ। यस, जैसे कि अभी आपने आपके डायरेक्टर संकल्प जी का नाम लिया, अभी हाल ही में हमने इंटरव्यू लिया था उनका, उनसे बात करके ऐसे लगा कि लाइक वो बहुत शाय हैं, मतलब बहुत shy है। मतलब बात करने में भी सामने वाले की इतनी रिस्पेक्ट करते हुए वो बात करते। सो ऐसा इतना सीधा साधा इंसान इतना बड़ा बड़ा एक्शन कैसे कर लिया है? आई थिंक दैट यही तो कमाल है, जो दिमाग इंसान में है, जो देन है दिमाग की, वो आपको पर्दे पे जब दिखती है तो इट्स जस्ट इनक्रेडिबल। अब सबसे पहले तो मैं संकल्प रेड्डी की माँ को और पापा को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहूँगी, बिकॉज़ जिस तरीके से वो कल्चर्ड हैं, मैंने बहुत कम ऐसे बॉलीवुड में डायरेक्टर्स देखे हैं जो इतने कल्चर्ड और वेल मैनर्ड हैं। वो लेडीज़ को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, मैंने आज तक ऐसा डायरेक्टर नहीं देखा विद रिगार्ड्स टू जिस लेवल पे वो लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं उनकी मम्मी और पापा को बहुत रिस्पेक्ट देना चाहूँगी। दूसरा मैं कहना चाहूँगी कि वो इतने शाय क्यों हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया, लेकिन इट्स ओके, अगर वो ऐसी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते रहे तो वो शाय हो ना हो डजेंट मैटर, बस ऐसी फिल्में बनाते रहे, क्योंकि ही इज़ रियली अ गुड डायरेक्टर। एंड आई होप कि IB71 के साथ उनके भी सितारे खुल जाएँ और उनको हिंदी प्रोजेक्ट्स भरपूर मिले, क्योंकि आई थिंक कि हमारे इंडस्ट्री में उतने अच्छे डायरेक्टर्स नहीं हैं। एंड आई थिंक संकल्प रेड्डी इज़ गोइंग टू बी अ राइजिंग स्टार। यस, जैसे कि ये जो आपकी मूवी है IB71, ये तो रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है, राइट? सो जब आपके पास ये प्रोजेक्ट आया तो आपको वो इंसिडेंट के बारे में आपको कितना पढ़ना पड़ा? बहुत ज़्यादा, मैं तो ज़्यादा नहीं जानती थी 1971 के पूरे उस किस्से को, और कैसे हाईजैकिंग करवाई गई थी बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो और कैसे उन्होंने कश्मीरी लोगों को इस्तेमाल किया उस चीज़ के लिए। तो इट वाज ऑल ब्रांड न्यू टू मी। मकबूल भट्ट की कहानी मुझे लोगों ने बताया था कि ऐसा ऐसा हुआ था, कि ऑब्वियसली इट्स हिस्ट्री, हम तो थे नहीं। तो जो भी हिस्ट्री में लिखा हुआ है, जो भी न्यूज़पेपर से और गूगल पे जो मिलता है वो सब पढ़ा, और सबने बस यही कहा कि स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इसको कैसे पिक्चराइज किया जाता है। तो सबका बहुत इंटरेस्ट रहता है इस फिल्म के लिए, बिकॉज इट्स वेरी न्यूज़ रेलिवेंट एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंडिया रेलिवेंट। यू नो, हम लोग कैसे काम करते हैं, हम लोग अपने बॉर्डर्स को कैसे सिक्योर करते हैं, नॉट फ्रॉम अ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ माइंड पॉइंट ऑफ व्यू। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, वेरी नाइस। आज के डेट में जैसे कि सोशल मीडिया भी अपने में ही एक पावरफुल, मतलब मीडिया से भी ज़्यादा तेज़ भाग रहा है सोशल मीडिया। सो आपको तो पता है, मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना स्टार्स के लिए, इनफैक्ट हर एक इंसान के लिए अगर सरवाइव करना है लोगों के बीच, तो कितना इम्पॉर्टेंट है सोशल मीडिया आज के डेट में। सो आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया जो कभी कभी ट्रोल भी कर देता है लोगों को, तो वो नेगेटिव वे में जा रहा है या फिर वो पॉजिटिव वे में जा रहा है, आपके नज़रिए से अगर पूछे तो? देखो, कोई भी एंगेजमेंट, और पहले भी यही था कि आप यू कैन बी नोटोरियस, मतलब यू कैन बी फेमस बट इन द रॉन्ग वे और फॉर द रॉन्ग थिंग्स। तो एंगेजमेंट किसी भी किस्म का हो तो आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, आपका नाम उछलता है। और मैंने पापा से ये बात सुनी कि जो नाम बार बार लिया जाए, अच्छे वे में या बुरे वे में, वो कहीं ना कहीं मशहूर हो ही जाता है। फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली हम चाहते नहीं हैं कि गंदे वे में मशहूर हो, लेकिन फिर दैट्स डेस्टिनी, आपके कर्म पे है वो। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो यू विल गेट अ गुड फ्यूचर, गंदे कर्म करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी फूटेगा आप पे। इट्स अ फैक्ट, ये मैं बिलीव करती हूँ। तो सोशल मीडिया में जो ट्रोलिंग हो रही है, होने दो, बिकॉज उससे इंगेजमेंट होती रहती है, कुछ तो इंटरेक्शन होता है लोगों के बीच। बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग इंसान लोग भूखे होते हैं किसी ना किसी फॉर्म के इंटरेक्शन के लिए। अब ट्रोलिंग भी एक किस्म का इंटरेक्शन है, या फिर उनकी एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है जो लोग वो फेस कर रहे हैं, वो निकलता है, वो नेगेटिविटी बाहर आती है, तो वो आने दो। कम से कम वो शरीर के बाहर से तो निकलती है, उनके बाहर से तो निकलती है। ये एज अ मेडिकल पर्सन मैं कह रही हूँ कि अंदर नहीं रहनी चाहिए उनके अंदर, तो बाहर निकले तो वो साफ़ हो जाएंगे अंदर से। तो ट्रोलिंग होने दो, इट्स फाइन।
यस, जैसे कि आप एक मेडिकल स्टूडेंट भी हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये तो पता होगा कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, लाइक अभी ये इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में आप हो, इसमें आजकल देखा जा रहा है कि लोग डिप्रेशन में ज़्यादा जाते हैं, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो डिप्रेशन का जो असर होता है कितने टाइम तक, मतलब इंसान को मतलब बहुत गंदे लेवल तक छोड़ देता है? हाँ, इसलिए लोग मुझे लगता है डिप्रेस हो रहे हैं क्योंकि उनके पास और कुछ नहीं है करने को। उनको ऐसा लगता है कि अभी सोशल मीडिया में आपको अच्छा पहनना, अच्छा बोलना, अच्छा सुंदर लगना, यही एक एम बन चुका है। लेकिन दुनिया में तो बहुत सारे एम्स हैं। वो एम्स और मकसदों की तरफ वो लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। दुनिया में क्या कुछ नहीं है करने को या देखने को या समझने को। और मुझे लगता है लोगों को अपने हराइजन्स थोड़े से एक्सपैंड करने चाहिए, उनको ऑप्शंस रखने चाहिए अपने। अगर किसी को एक्टर बनना है मान लीजिए, और उनको एक्टिंग के काम नहीं मिल रहे फॉर एग्जांपल, तो देखो ना अपने अंदर आपके पास और क्या गुण है और क्या कर सकते हो आप। दुनिया में हर किसी के पास कोई ना कोई ऐसा गुण होता है जो वो दुनिया पे छा सकता है, लेकिन वो गुण ढूंढता ही नहीं, फिर वो उसको तराशता ही नहीं। तो यू हैव टू फाइंड योर स्किल। एवरीबडी हैज़ अ स्किल। एंड ऑन सोशल मीडिया व्हाट इट इज़ सबको लगता है कि नहीं बस सुंदर दिखना, अच्छी एक्टिंग करना और अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा गाना, यही एक स्किल बचा है दुनिया में। ऐसा नहीं है, और बहुत सारी स्किल्स हैं। और मैं इंकरेज भी करती हूँ सब यंगस्टर्स को कि यू शुड ट्राई एंड फाइंड न्यू स्किल्स इनसाइड ऑफ योर लाइफ, इन योर ओन मेंटल साइकी. You should find new things to explore. People are going towards climate, people are going towards agriculture, people are going towards sustainability. इतना कुछ है अभी, मतलब जो आगे के जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे लोग परखेंगे, देखेंगे. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस इन लाइफ. अगर सिर्फ आपको एक्टर बनना है, उसी में आपको रहना है, तो देखो इंडस्ट्री में आज के डेट में सिर्फ 2-3 लोग चल रहे हैं. आप समझ लीजिए कि वहाँ तक पहुँचने के लिए तो बहुत ही मुश्किल है. जैसे मैंने अभी बोला 50 और हमें एक्टर्स चाहिए Yes. ताकि हम और अच्छी अच्छी फिल्में बना सके. अगर आप 6 पे ही डिपेंडेंट रहेंगे फॉर एग्जांपल, तो कैसे चलेगा काम. और उस 6 तक पहुँचने के लिए अगर आपका मकसद होगा तो फिर फॉरगेट अबाउट इट, क्योंकि बहुत आबादी है, बहुत कंपटीशन है. मैं ये डिस्करेज नहीं करने की कोशिश करें, लेकिन मैं कह रही हूँ कि साथ साथ में आपके पास ऑप्शंस भी होने चाहिए. मेरे पास भी एक प्रोफेशनल ऑप्शन है. अगर मैं नहीं कामयाब हुई, आई होप आई एम सक्सेसफुल, अगर नहीं हुई तो मैं तो जानती हूँ ना कि मैं आपका, इनका, सबका ध्यान रख सकती हूँ फॉर एग्जाम्पल. तो यू हैव टू हैव एन ऑप्शन, यू हैव टू हैव एन ऑप्शन. यस, इसी के साथ ही आजकल एक टॉपिक बहुत चल रहा है कि अगर एक्टर जो अभी आने वाले यंगस्टर जो एक्ट्रेसेस हैं, उनके साथ अगर कोई सीनियर एक्टर काम करता है ना, तो उसको ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है. बट वहीं अगर एक्ट्रेस जो है वो जिसकी एज ज़्यादा हो और वो किसी यंग एक्टर के साथ अगर स्क्रीन शेयर कर रही है, तो उसे ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है. सो व्हाट्स योर थॉट कि मतलब ये चीज़ें ऑडियंस को एक्सेप्ट करने में क्यों इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है? शायद क्योंकि हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से हम लोगों को ऐसा बोला गया है कि मैन इज़ सुपीरियर टू वुमन इन सम फॉर्म और द अदर. इसलिए आदमी कुछ भी कर सकता है, और औरत जब भी कोई कुछ करने की कोशिश करती है तो उसको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उस मुकाम को हासिल करने के लिए. लेकिन एक जैसा होना चाहिए, इट्स शुड बी द सेम. अगर तब्बू के साथ एक ईशान खत्तर आता है तो वो भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और अगर अजय देवगन के साथ रकुलप्रीत आ रही है तो वो भी एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. और मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिफरेंस है उन दोनों में, ठीक है. लेकिन हाँ, मेरी राय ये है कि डायरेक्टर को उठाओ, स्क्रिप्ट राइटर को उठाओ, 2 यंग लोगों को लो और 2 यंग लोगों को चलाओ. ये मेरी राय है, लेकिन मुझे ऐसा कोई डिफरेंस नहीं लगता. और अगर उनको ट्रोलिंग होती है तो अच्छा है, मैंने कहा है ना, एंगेजमेंट है उन लोगों के लिए. सो इसी के साथ ही अगर आपकी बात करें तो जैसे कि आपने कहा आपको रोमांटिक मूवीज़ करना है. यस, अब मुझे लव स्टोरी करनी है. यस, सो इसी के साथ ही लव स्टोरी आपको करना तो है, बट उसके लिए आपको डायरेक्टर कौन चाहिए? बिकॉज डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ होता है स्क्रीन पर दो लोगों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी तरह दिखाना. सो किस डायरेक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगे? मैं काम करना चाहूँगी विशाल भारद्वाज के साथ, या फिर श्री राम के साथ, जिन्होंने अंधाधुन बनाया, श्री राम राघवन. मैं काम करना चाहूँगी संकल्प रेड्डी के साथ फिर से. मैं काम करना चाहूँगी, और भी कितने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स हैं, कुछ नए नए डायरेक्टर्स हैं जो साउथ में बहुत सुंदर सुंदर फिल्में बनाते हैं, उनके साथ काम करना चाहूँगी. उनके नाम नहीं पता अभी मुझे, लेकिन साउथ में मलयालम सिनेमा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ निकलती हैं मलयालम में. और मैं सैराट के डायरेक्टर के साथ काम करना चाहूँगी, नागराज के साथ. बहुत अच्छे डायरेक्टर है वो.
उनकी लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी है, उनकी सेटअप्स बहुत अच्छे हैं। अगर मौका मिले कभी तो मैं संजय लीला बंसाली के साथ भी काम करना चाहूँगी। ही इज़ अ मास्टरमाइंड you know, in cinema. And I'd like to work with Videshi directors, Scorsese and Tarantino and Spielberg. These are like big dreams. हमने ये भी सुना है कि आपको 4 से 5 लैंग्वेजेस भी आते हैं, राइट? आते हैं। कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है आपको? फ्रेंच आती है, जर्मन, स्पेनिश, इंग्लिश, हिंदी, लक्समबर्गिश। ओके, सो ये जो आपकी हिंदी भी काफ़ी क्लियर है, सो ये गुण आपके अंदर कहाँ से आया? मेरे पापा की वजह से आया और फिर फिल्म इंडस्ट्री की वजह से आया। हम लोग यहाँ काम करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो हम लोग जैसे मेकअप रूम में मराठी भी बहुत सारी बोल लेते हैं। तो फिर जब मेरा कान जो है ना वो काफ़ी पक चुका है भाषाएं सीखने के लिए, तो जब मैं भाषा 3 महीने के लिए सुनती हूँ तो फिर मुझसे बोला जाता है। मेरे अंदर वो है, आई एम अ लिंग्विस्ट, आई एम अ पॉलीग्लॉट। वाओ! तो मैं जितनी सारी भाषाएं सुन लेती हूँ ना फिर वो मेरे अंदर आ जाता है। आपके पापा का क्या रिस्पांस मिला आपकी ये मूवी IB71 देखने के बाद? तो हमारी स्क्रीनिंग थी कल, पूरा प्रीमियर था, पापा ने तब फिल्म देखी। मेरे फादर जो है ना मेरा स्क्रीन टाइम गिनते रहते हैं कि कितने मिनट आई, कितने सेकंड्स आई। तो मैं मेरी फैमिली को खुश करना चाहती हूँ। एक बार मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी पिक्चर में दिखूँ और भरपूर डायलॉग्स बोलूँ। आई थिंक तभी वो फैमिली रियली खुश होगी। अभी वो खुश हैं लेकिन आई थिंक अभी और स्पेस है उनको और खुशी देने के लिए। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को? मैं यही मैसेज देखना चाहूँगी कि कल हमारी फिल्म रिलीज है 12 मई 2023, IB71 डायरेक्टेड बाय संकल्प रेड्डी, जिसमें विद्युत जामवाल, अनुपम खेर, विशाल जेठवा, डैनी सूरा, सुव्रत जोशी, मैं और बहुत सारे कमाल के एजेंट्स ने काम किया है। तो प्लीज़ हमें प्यार दीजिए, हमें देखिएगा सिनेमा घर में और प्लीज़ हमें दुनिया तक पहुँचाने का मौका दीजिए। लाइक प्लीज़ वॉच आवर फिल्म एंड टॉक अबाउट इट।